साल 1905 ब्रिटिश आर्मी के मेजर पर्सी फॉसेट एक शिकार कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। यह शिकार एक आयरिश जमींदार की हवेली में रखा गया है, जहां खास मेहमान हैं आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। फॉसेट एक बेहतरीन घुड़सवार और सटीक निशानेबाज हैं। वो हिरण को तुरंत मार गिराते हैं, लेकिन शिकार के बाद होने वाली दावत में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। वजह साफ है, उनका परिवार उच्च वर्ग का नहीं था। इस अपमान से उनके अंदर खुद को साबित करने की आग और तेज हो जाती है। एक साल बाद उन्हें लंदन बुलाया जाता है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अधिकारी बताते हैं कि बोलिविया और ब्राजील के बीच सीमा को लेकर तनाव है और रबर व्यापार दांव पर लगा है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि फॉसेट अमेजन क्षेत्र का सर्वे करें। फॉसेट इस मिशन को स्वीकार कर लेते हैं। जहाज में उनकी मुलाकात होती है कॉर्पोरल हेनरी कॉस्टिन से, जो जंगलों का अनुभव रखता है। ब्राजील के घने जंगल में एक रबर प्लांटेशन पर उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे बढ़ना खतरनाक है, लेकिन फॉसेट नहीं रुकते। खतरनाक नदियों और बीमारियों और जनजातियों के बीच वो अपना सर्वे मिशन पूरा करते हैं। उनके साथ एक अमेजनियन स्काउट ताजुई भी होता है, जो उन्हें एक कहानी सुनाता है, जंगल के भीतर सोने से ढकी एक प्राचीन नगरी की कहानी। फॉसेट पहले इसे पागलपन समझते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें उन्नत मिट्टी के बर्तन और पत्थर की छोटी मूर्तियां मिलती हैं। ये चीजें साबित करती हैं कि कभी यहां विकसित सभ्यता रही होगी। अब उन्हें यकीन हो जाता है, उस जंगल में कुछ बड़ा छुपा है। घर लौटने पर उनका सम्मान होता है। उनकी पत्नी नीना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। वो नई खोज यात्रा की तैयारी करते हैं। शुरुआत में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के कई सदस्य उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें समर्थन मिल जाता है। दूसरे अभियान में उनके साथ जीव विज्ञानी जेम्स मरे जुड़ते हैं, लेकिन मरे जंगल की कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार शिकायत करते हैं और टीम को धीमा कर देते हैं। नदी के रास्ते उन पर हमला होता है, लेकिन फॉसेट समझदारी से शांति बना लेते हैं। कुछ समय बाद मरे का पैर संक्रमित हो जाता है और वो मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। फॉसेट मजबूर होकर उन्हें एक गाइड के साथ वापस भेज देते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि मरे ने टीम की आपूर्ति खराब कर दी थी। टीम का भरोसा टूट जाता है और अभियान असफल हो जाता है। घर लौटने पर मरे सार्वजनिक रूप से फॉसेट पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। माफी मांगने के बजाय फॉसेट सोसाइटी से इस्तीफा दे देते हैं। फिर शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध। फॉसेट फ्रांस में लड़ते हैं। बैटल ऑफ द सॉम के दौरान उनके साथी मैनली की मौत हो जाती है। एक क्लोरीन गैस हमले में फॉसेट अस्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं। उनका बड़ा बेटा जैक, जो हमेशा उनसे नाराज रहता था, अब उनके पास लौट आता है और दोनों के रिश्ते सुधर जाते हैं। साल 1923 फॉसेट अब गुमनामी में जी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी कहानियां मशहूर हो चुकी हैं। उद्योगपति जॉन और कुछ अमेरिकी अखबार उनकी नई यात्रा को फंड करते हैं। आखिरी वक्त पर रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी भी पैसा लगाती है। फॉसेट सर जॉन स्कॉट केल्टी को एक कंपास देते हैं और कहते हैं, जब वो झेड़ खोज लेंगे ये कंपास वापस भेजेंगे। इस बार वो सिर्फ अपने बेटे जैक के साथ जाते हैं। हल्का सामान, कम लोग और 3 साल तक जंगल में रहने की तैयारी। जंगल में उन पर हमला होता है। वो भागते हैं, लेकिन दूसरी जनजाति उन्हें पकड़ लेती है। जनजाति के लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं इस दुनिया की पूरी तरह नहीं है और उन्हें उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाएगा। एक अनुष्ठान में उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता है और फिर फॉसेट और उनका बेटा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सालों बाद नीना रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें खबर मिली है, फॉसेट और जैक जिंदा हैं और जनजातियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी मना कर देती है। 100 से ज्यादा लोग खोज में जा चुके थे। नीना कंपास दिखाती हैं, वही कंपास जिसे वापस भेजने का वादा किया गया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती हैं, आईने में उनका प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है मानो वो खुद अमेजन के जंगल में कदम रख रही हों, और झेड़ का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है।